अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। आइए देखते हैं आज की खबरें। रियासती वक्फ चेयरमैन मसीहुद्दीन ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के अहकामात के बाद रजिस्ट्रेशन ऑफिसों में वक्फ के नाजायज़ क़ाबिज़ीन की रजिस्ट्रेशन को रोक दिया गया है। इलावा अज़ीम व खुद भी बदउनवानों पर तहक़ीक़ात करवाएंगे। रियासती वक्फ चेयरमैन मसीहुद्दीन ने नुमाइंदा TNT से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रहनुमायाना खतूत के मुताबिक एक दफ़ा का वक्फ हमेशा के लिए वक्फ होगा, लेकिन औक़ाफ़ के बेशुमार ज़मीन जायदादों पर कब्ज़े भी बड़े पैमाने पर हुए हैं। इन हालात को देखते हुए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने रजिस्ट्रेशन ऑफिस को अहकाम जारी किए हैं कि औक़ाफ़ी अराज़ियात पर कब्ज़ों की रजिस्ट्रेशन न करें, बल्कि इसे क़ाबिज़ के हक़ में धरानी पोर्टल पर भी न चढ़ाएँ। चंद मकामात पर लैंड ग्रैबर्स ने मसाजिद कमेटियों में दाखिला हासिल करते हुए इसकी ज़मीन जायदादों पर कब्ज़े की कोशिश की है। वक्फ चेयरमैन मसीहुद्दीन ने नुमाइंदा TNT से इस बात से इत्तेफाक किया है कि क़दीम मसाजिद को बाज़ाबातकारी के नाम पर भी बदउनवानियाँ हुई हैं, इस पर तहक़ीक़ात की जाएंगी। इसी तरह दरगाह यूसुफ़ैन के माली मामलात में अगर बदउनवानियाँ चल रही हैं तो इनकी तहक़ीक़ात भी करवाई जाएंगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि बहुत जल्द ये मालूम करने की कोशिश की जाएगी कि रियासत भर में वक्फ की कितनी ज़मीनों पर कब्ज़े हुए और कितने नाजायज़ ज़मीन व जायदादों की रजिस्ट्रेशन हुई हैं। इसके बाद क़ाबिज़ीन के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई की जाएगी। और तो इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए साहब, वक्फ बोर्ड एक ऐसी चीज़ है, वंस इज वक्फ इज़ ऑलवेज वक्फ। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। अब इसके अंदर मैं हमारे CM साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि एक ऐसी चीज़ करे जो पोर्टल लॉक करे उन्होंने, उसके बाद आज रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे। नहीं होने की वजह से लोगों को, हमारे को भी ये मालूम हुआ और बोर्ड को भी ये चीज़ मालूम हुआ है कि कितने हज़ारों ज़मीन, हमारे लाखों ज़मीन कईयों लोगों के हाथ में चले गए, कईयों लोगों के कब्जे हो गए। और आज रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से आज हमारे जितने लैंड्स हैं हमारे वापस आने की उम्मीद, एक नई उम्मीद जागी है और इंशाल्लाह ताला वो उम्मीद पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे हम सक्सेस होंगे ये चीज़ में। सब रजिस्ट्रेशन रोक दिए गए, मतलब जो लोग क़ाबिज़ीन हैं उनसे कोर्ट में ही देखेंगे ना साहब। उसके लिए तो देखिए, आज रजिस्ट्रेशन रुकने के बाद ही वो लोग यहाँ वहाँ जो सो कोशिश करते कि रजिस्ट्रेशन कराना है हमारा, तो अब उनको भी ये चीज़ का डर हो गया कि एक बार वक्फ की लैंड है तो, क्योंकि उसके अंदर सर्वे नंबर में क्लियर आ गया, उनके धरनी के रिकॉर्ड में क्लियर आ गया कि वक्फ बोर्ड लैंड है, ठीक है, पट्टा पासबुक भी इश्यू लोगों को नहीं होती तब। और जब वो लोग सीधा वो लैंड हमारे को सरेंडर करेंगे या नहीं, तो फिर हम वो चीज़ को कोर्ट से कैसा उनके पास से पोजीशन लेना है, हम कोर्ट की जो प्रैक्टिस करके लेंगे इंशाल्लाह। कितनी जगह गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन है उसका कुछ हिसाब किताब है? देखिए, जो टाइम प्रीवियस टाइम पे हुआ, नहीं मैं उसको नहीं पूछा, वो है क्या रिकॉर्ड वो नहीं है। रिकॉर्ड तो हर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में हम सबका रिकॉर्ड निकालने के लिए भेजे। नहीं, अब रिसेंटली हुआ ना ये, हम तो रिकॉर्ड के लिए वेट कर रहे हैं अभी। जितना हमारे को रिकॉर्ड आएगा इंशाल्लाह रिकॉर्ड को इम्प्लीट होना है। ऑलरेडी केसेस भी चल रहे हैं कोर्टों में, पेंडिंग केसेस इंशाल्लाह। ये गुज़िश्ता कई मसाजिद जो है दोबारा ओपन हुए उनके बोले जी, तो उसके तहत प्रॉपर्टीज़ क्या है उसको तहकीक करिए। देखिए, एक बात बोलूँ मैं, मसाजिद ओपन नहीं होने की वजह यही है कि तकरीबन जगह आबादी नहीं है, सो जगह मसाजिद है जो कि एकदम खंडेर हालत में है। अगर वहाँ जाकर आप मसाजिद को अगर कंस्ट्रक्शन करके भी उसको अगर बनाए, बुनियादी तौर पे उसको अगर कलर करके सब अगर अपन सही भी करेंगे तो वहाँ कोई नमाज़ पढ़ने वाला नहीं है आज। नहीं, बहुत ऐसे मकामों पे यानी बिल्कुल आपके हाईटेक जैसे सिटी जैसे मकामों पे आ गए मसाजिद। जी, तो उसका कुछ आपके पास हिसाब किताब है क्या? कितने मसाजिद है, उसके तहत प्रॉपर्टी क्या है, उसकी कमेटियाँ कौन है? देखिए साहब, एक बात बोलता हूँ मैं आपको, वक्फ लैंड के इशूज़ में जितने मस्जिद है आज कमेटियों के तहत है और तकरीबन ये उनकी ज़िम्मेदारी है, महल्ले वालों की, कमेटी के ज़िम्मेदारों की ज़िम्मेदारी है कि अपनी जो सो जगहों को तहफ़्फ़ुज़ात करें मस्जिद की। लेकिन आपसी कमेटी के लड़ाइयों में जगहें जो सो तकरीबन लैंड्स चले गए, तो ये एक बाशऊर का काम है। लोग ठहरना, ये चीज़ को सोच के जो सो अपनी प्रॉपर्टी है समझ के उसको प्रोटेक्ट करना, और ये हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वक्त प्रॉपर्टी को सेफ करना। वो तो है, मैं बात जगह क्या रहा हूँ तो चक्कर चला गया क्या वो तो ओपन मस्जिद ओपन करा
ओपन कराने के चक्कर में क्या हो रहा है, वो तो अपने जान पहचान के लोगों को उसमें वो बना देगा, मुतवली और निगरान कर रहा है। फिर उसके तहत जो ज़मीन है उस पर भी चार हिस्सा नहीं कितनी ज़मीन एक ओपन। बार देखिए साहब, यही तो खेल है लोगों का कि तकरीबन लैंड ग्रैबर्स का कमेटियों के तहत ये लोग क्या कर रहे हैं, ये ले रहे हैं। हाँ उसके बाद हाँ पहले मस्जिद कमेटी बोल के आ रहे हैं, बाद में उसकी जो जायदादें जी। हैं वो जायदादों पे जा रहे हैं, किसी को लीज कर दे रहे हैं, किसी को किराए पे दे दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये चीज़ लेके आके बोर्ड में अपन लोग चीज़ हमने उसको तय खिलाफ कर दिया। बिल्कुल तो ऐसे कितनी मसाइल हमारे क्या नाम था, इससे पहले ये चेयरमैन से पहले लोग थे ना फर्जगढ़ दरगाह के, जी। तो उनके ज़माने से अब तक कितने मसाइल। मैं रिकॉर्ड के लिए बोल रहा हूँ, मैं आके भी रिसेंटली नहीं वो मेरे को मालूम है, नहीं आपको याद नहीं है ये बोल रहा हूँ मैं तो इसका आप थोड़ा मेरे को मैंने तीसरी या चौथी मुलाकात में अगर आप मैं इंशाल्लाह आपको पूरा रिकॉर्ड दिए तो आप बड़ी मेहरबानी होगी। चलो। सर ये सिकंदर के बारे में बहुत सुन रहे, मस्तान साहब का मामले में बहुत शिकायत आ रही। देखिए साहब, शिकायत आना और है, कोई चीज़ किसी को रेड हैंड पकड़ कर लेके आना और है। रेट में पकड़ने वाले कोई भी नहीं है। नहीं, अगर उन्होंने किसी से पैसे लिए, अगर फ़र्ज़ करिए आपसे अगर उन्होंने पैसे पूछे हैं, कोई भी आप सबूत लेके आइए और कोई भी आपको सस्पेंड। गले में जो है सो बराबर गले ऑलरेडी हमारे पास कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे जो से नाकारा कर दे रहे कुछ वक्त के लिए। अब देखिए, अगर कोई अगर एविडेंस वाली चीज़ अगर कोई है आपके पास, लेके आइए, मैं ज़रूर एक्शन। लोग डर रहे हैं क्यों, तो डॉक्टर क्यों डरना क्यों है सर? वो तो कहाँ लड़ाई झगड़े होती है। नहीं, लड़ाई झगड़ा क्यों? अगर वैसा है तो आप सीक्रेटली लेके आके दीजिए, मैं इमीडिएट उनको सस्पेंड कर दूँ। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अपनी तरफ से कुछ तहकीक करेंगे। अच्छा बिल्कुल, मैं लगा हुआ हूँ, हमारे लोग लगे हुए और हैं। एक आदमी मुस्तकिल में मस्तान की तरह करे हुए तो आप दूसरे को तब्दील कर सकते, ट्रांसफर कर सकते ना। करेंगे इंशाल्लाह, आप बोलिए ना बराबर उसके बाद। अच्छा साहब आपको कुछ कार्ड वगैरह है? मेरा तो कार्ड नहीं है, नंबर है। बीजेपी कायदीन ने टीआरएस के खिलाफ आरटीआई की 88 दरखास्तें दाखिल की हैं, जिसमें प्रगति भवन के तामीर से लेकर हालिया ऐलानात तक बीजेपी मालूमात चाहती है। तेलंगाना में बीजेपी और टीआरएस के दरमियान खुद को शरीफ जाहिर करने के लिए आरटीआई की जंग बीजेपी ने शुरू की है। रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय का टीआरएस को निशाना बनाने का मास्टर प्लान मौजू बहस बना हुआ है। बंडी संजय ने हक़-ए-तल्लात आरटीआई क़ानून को केसीआर हुकूमत के ख़िलाफ़ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। मालूमात के लिए आरटीआई तलब की गई, एक नहीं दो नहीं, आरटीआई के लिए 88 दरखास्तें दाखिल की गई हैं, जिसमें प्रगति भवन की तामीर से लेकर हालिया ऐलानात तक मालूमात हासिल करने के लिए दरखास्त दाखिल की गई हैं। हो सकता है टीआरएस भी मरकज़ में बीजेपी के ख़िलाफ़ सैकड़ों सवालात के साथ आरटीआई के लिए दरखास्त दाखिल कर सकती है, और बीजेपी क्या जवाब देगी इस पर तो टीआरएस सारी इंतखाबी मुहिम चला सकती है। आज और कल रियासत में मौसलाधार बारिश से और भारी बारिश होगी, महकमे मौसमियात की इत्तला। हैदराबाद में महकमे मौसमियात ने ऐलान किया है कि रियासत में 3 दिन तक बारिश होगी। चारशंबा और जुमेरात को मौसलाधार बारिश और बहुत तेज़ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात का कहना है कि जुमा के रोज़ ज़बरदस्त बारिश होगी, जबकि आज और कल गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। खम्मम, हनमकुंडा, वरंगल, सूर्यापेट, नलगुंडा अजला में जुमेरात को शदीद बारिश का इम्कान है। गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना दफ़ा 184 के तहत जुर्म है। अल्लूरी गंगा रेड्डी, नॉर्थ जोन ट्रैफिक एसीपी का बयान। सेल फोन के इस्तेमाल के साथ गाड़ी चलाना मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्म है। दफ़ा 180 के तहत जब जुर्माना आयद किया जाता है, अगर कोई गाड़ी चलाते हुए फ़ोन इस्तेमाल करता है तो इस पर 1000 से 1500 रुपये तक जुर्माना आयद कर दिया जाता है। ताहम बहुत से लोगों में कोई तब्दीली नहीं आई। इस बात का एतराफ़ अल्लूरी गंगा रेड्डी, नॉर्थ जोन ट्रैफिक एसीपी ने किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि सेल फ़ोन इस्तेमाल करने वाला सिर्फ इस वक्त फ़ोन उठाता है जब बोलता है, जब कॉल हो, लेकिन ईयरफोन वाले ज़्यादातर बात करने के बजाय म्यूज़िक सुनते रहते हैं और हादसात का बास बनते हैं। तजिया निगार ये भी कहते हैं कि मुसलसल ईयरफोन के इस्तेमाल से रास्त तौर पर दिमागी खुलियात मुतासिर होते हैं और इससे ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है, जो कि अक्सर औक़ात कसीर सरफे का बास होता है, बल्कि जानलेवा भी होता है। बिहार के साबिक़ चीफ मिनिस्टर और आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ गई।
बिहार के साबिक चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव एक तवील अरसे से बीमार हैं और हाल ही में पैर फिसल कर गिरने के बाद इन्हें दवाखाने में शरीक करवा दिया गया है। शाहशुम्बे के अव्वलिन सातों में इनकी तबीयत तशवीशनाक हद तक नासाज हो जाने के सबब इन्हें बजरिए हेलीकॉप्टर दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल को मुंतकिल कर दिया गया है। लालू के बेटे और बिहार अपोजिशन के लीडर तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर ज़रूरत महसूस हुई तो वो इन्हें इलाज के लिए सिंगापुर भी ले जाएंगे। तेज़ और मूसलाधार बारिश में घोड़े पर खाने के डिलीवरी स्विगी कंपनी के मुलाजिम ने हैरान कर दिया। मूसलाधार बारिश में अपने गाहक को खाना पहुंचाने के लिए स्विगी के मुलाजिम ने घोड़े को इस्तेमाल करते हुए गाहक की ज़रूरत पूरी की और आज ये ट्रेंड हर जानिब वायरल हो गया है। मुख्तार अब्बास नकवी मरकज़ी वज़ारत से मुस्तफ़ी और नायब सदर जमहूरिया हिंद की दौड़ में शामिल। मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। ये फ़ैसला इस वक्त किया जब इनके राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर जुमेरात को मियाद ख़त्म हो रही है। वो यूपी से राज्यसभा के लिए नुमाइंदगी करते हैं। ताहम इनके इस फैसले से यह बहस सियासी ऐवानों में चल रही है कि नायब सदर के दौर में इनके खड़े होने के इम्कानात हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने बतौर वज़ीर नकवी की खिदमात की तारीफ़ भी की है। मीटिंग के बाद नकवी बीजेपी हेडक्वार्टर गए और पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा से मुलाकात की। शायद बीजेपी हुकूमत बैरून मुल्क मुस्लिम ममालिक में एक मुसलमान को नायब सदर का ओहदा देकर अपनी तस्वीर को दुरुस्त करना चाहती है। आंध्र प्रदेश में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है। रियासती वज़ीर अमरनाथ का बयान। रियासती वज़ीर सनत गुड़ीवाड़ा अमरनाथ ने तबसरा किया कि आंध्र प्रदेश में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। बुध को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज़ ने 300 अशिया को देखकर ही दर्जाबंदी की है और सनतकारों की राय भी ली है। इनका कहना था कि मुल्क का जर्द मीडिया आंध्र प्रदेश की तरक्की को नहीं देख रहा है, इसका काम महज हुकूमत पर कीचड़ उछालना है। लेकिन YSRCP हुकूमत ने अपनी मुसलसिल अनथक जद्दोजहद से रियासत को तरक्की की राह पर गामज़न किया है, इसलिए यहाँ पर सरमायाकारों के लिए बेहतर मौके पैदा हुए हैं। 9 माह में हिंदुस्तानी करेंसी में मुसलसिल गिरावट, $1.80 का हो गया। रुपया पिछले चंद महीनों में कई बार अपनी रिकॉर्ड कम तरीन सतह को छू चुका है। रुपये की गिरावट दरअसल खाम तेल के कीमत में इजाफे की वजह करार दिया गया है। माहिरीन का कहना है कि आने वाले चंद महीनों में रुपये को चैलेंजेस का सामना करना होगा और मुमकिना तौर पर दरमियानी मुद्दत में अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 80 के सतह को छू सकता है। 12 जनवरी 2022 को $1 के मुकाबले में रुपया 73.78 रहा है। RBI की मुदाखलत और शरह सूद में इजाफे के सबब रुपये को मदद मिली है, वरना इसकी कीमत और कम सतह पर पहुंच जाती। आलमी मार्केट में खाम तेल के तहत $100 फ़ी बैरल से ऊपर है। जुमा को बर्नेट क्रूड फ्यूचर $2.60 या 2.4% इजाफे के साथ $111.63 फ़ी बैरल पर तय हुआ। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल $2.66 या 2.5% इजाफे के साथ $108.43 फ़ी बैरल तय हुआ है। क्रिप्टो क्वीन के नाम से मशहूर खातून डॉक्टर रोज़ा उगनातोदा ने क्रिप्टो के नाम पर $32,000 करोड़ का धोखा दिया। इसे तलाश करने वालों को मिलेंगे $1 लाख। क्रिप्टो क्वीन के नाम से मशहूर खातून रोज़ा उगनातोदा को अमेरिका की 5 एजेंसियों ने अपने टॉप मोस्ट वांटेड लोगों की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। रोज़ा पर क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लोगों को $32,000 करोड़ का धोखा देने का इल्ज़ाम है। बल्गारिया की रिहायशी रोज़ा उगनातोदा पेशे के एतबार से एक डॉक्टर है। बिटकॉइन मार्केट में आया तो इससे मुतासिर होकर इसने OneCoin के नाम से अपनी क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च की। रोज़ा ने दावा किया कि मुस्तकबिल में OneCoin दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बन जाएगी और लोग इससे मालामाल हो जाएंगे। रोज़ा के ख़िलाफ़ इस वक्त धोखाधड़ी के 8 मुकदमात दर्ज हैं। इस पर इल्ज़ाम है कि वो दूसरों को क्रिप्टो करेंसी ख़रीदने पर आमादा करने के लिए रोज़ा उगनातोदा कंपनी के एजेंटों को कमीशन फ्राहम करती है। साल 2017 के बाद से रोज़ा का कोई सुराग नहीं मिला। इत्तलाआत के मुताबिक इसने बल्गारिया से यूनान जाने वाली फ़्लाइट पकड़ी थी, जिसके बाद इसकी कोई खबर नहीं।
FBI نے روزہ کنہ تودا کی اطلاع دینے والوں کو $1,00,000 انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔ طالبان نے اپنے سابق امیر ملا عمر کی برسوں قبل زیر زمین چھپائی گئی ذاتی گاڑی کو نکال لیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ملا عمر کی دفنائی گئی گاڑی کو افغانستان کے صوبے زابل سے نکالا گیا ہے، جو کہ طالبان نے ہی چھپائی تھی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ملا عمر کی ذاتی گاڑی کو 9/11 میں افغانستان پر امریکہ اور اس کے حواریوں کے شدید حملے کے دوران زیر زمین چھپا دیا گیا تھا، جس سے متعلق امریکہ کے ایک معروف اخبار نے اپنے پروپیگنڈے کے مطابق رپورٹ شائع کی تھی کہ امریکہ کے حملے کے بعد ملا عمر افغانستان چھوڑ کر پاکستان چلے گئے ہیں، جبکہ طالبان نے تردید کی تھی اور بتایا تھا کہ ملا عمر افغانستان میں ہی ہیں اور صوبے زابل میں قیام پذیر ہیں۔